अगर ईरान इजरायल युद्ध लंबा चला तो भारत में सिर्फ एलपीजी संकट या पेट्रोलियम महंगा नहीं होगा, आपकी रोजमर्रा की जिंदगी भी महंगी हो जाएगी। ईरान इजरायल युद्ध बिल्कुल डेडलॉक पोजीशन में जाता हुआ दिख रहा है। ईरान पीछे हटेगा नहीं, इजराइल हट नहीं सकता, अमेरिका इजराइल को छोड़ नहीं सकता, तीनों के अपने अपने इंटरेस्ट। अच्छा, ईरान न्यूक्लियर प्रोजेक्ट के पीछे इतना हाथ धोकर क्यों पड़ा है? जब उसको इतना भारी नुकसान हो रहा है, जान माल की हानि हो रही है, तो न्यूक्लियर पावर बनकर क्या करेगा? कितना विकास कर लेगा? कौन सा मोटिवेशन काम कर रहा है उसके पीछे? तो बात यह है कि ईरान किसी भी कीमत पर परमाणु संपन्न देश बनना चाहता है। उसके बाद अमेरिका की दादागिरी नहीं चलेगी उस क्षेत्र में। ईरान को एडवांटेज होगा पश्चिमी देशों से डील करने में, और जबरदस्ती सत्ता परिवर्तन के लिए कोई इंटरफेयर नहीं करेगा, जैसे वेनेजुएला में हो गया। ईरान में भी 79 से पहले अमेरिका की पपेट सरकार थी, तो वो सब नहीं हो पाएगा। और एक सबसे बड़ा उद्देश्य धार्मिक नेतृत्व की सत्ता बनाए रखना है। 79 की क्रांति के बाद वहां इस्लामिक सत्ता आई, और आज मॉडर्नाइजेशन और ग्लोबल कनेक्टिविटी के दौर में ईरान कतई नहीं चाहता कि उसके संस्कृति से छेड़छाड़ हो, और इसको मेंटेन करने के लिए ईरान का परमाणु संपन्न देश होना बहुत जरूरी है ईरान के दृष्टिकोण से। इसलिए ईरान तो पीछे हट नहीं सकता। रही बात इजराइल की, तो इजराइल के पीछे हटने का सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि उनके एग्जिस्टेंस का सवाल है। वे जब तक लड़ सकते हैं लड़ेंगे, क्योंकि पूरी दुनिया में उनके लिए वही एकमात्र सुरक्षित स्थान है जहां पर यहूदी रह सकते हैं। वो फादरलैंड वाला कॉन्सेप्ट है। और ईरान इजराइल से लगातार प्रॉक्सी वार करता आया है, हिजबुल्लाह, हौती जैसे आतंकी संगठन की मदद से। इसकी जड़ें भी धर्म की जमीन में पसरी हुई हैं। और अगर ईरान परमाणु संपन्न देश बन गया तो इजराइल का तो एग्जिस्टेंस ही खतरे में पड़ सकता है। इसलिए वो तो पीछे हटने से रहा। और ये अमेरिका जो है भाई साहब, इनका क्या है? तो इनको अपना डोमिनेंस बनाए रखना है। एक्चुअली अगर ईरान का पलड़ा भारी पड़ता है तो अमेरिका के अर्थव्यवस्था पर भी काफी निगेटिव असर पड़ेगा। इनके व्यापार और डॉलर दोनों के एल लग जाएंगे, ऐसी संभावना है। सुपर पावर की आंकड़ निकल ही जाएगी, दुनिया पोलराइज्ड होगा, चाइना और रसिया का डोमिनेंस बढ़ेगा। तो ये तमाम दिक्कतें अमेरिका को सता रही हैं, इसलिए ट्रम्पवा भी लगा हुआ है। मतलब सिचुएशन तो डेडलॉक पोजीशन में दिख रहा है, और इसकी कीमत पूरी दुनिया चुका रही है, खास तौर से भारत। ग्लोबल कनेक्टिविटी का एक खास डिसएडवांटेज ये है कि पूरी दुनिया में चाहे कहीं भी युद्ध हो, उसका खर्च पूरी दुनिया का आम आदमी अपने जेब से वहन करता है। सबसे ज्यादा प्रभावित होता है मिडिल क्लास और गरीब तबका। अब जैसे भारत को ले लो, आत्मनिर्भर तो बस चुनावी कैंपेन का अनमोल गहना है। रियलिटी ये है कि दुनिया में कहीं भी टेंशन हो, सबसे पहले लाइन भारत में लगने शुरू हो जाते हैं। अभी पेट्रोल पंपों पर हमने देखा ना, सिलेंडर के लाइन लगे हुए हैं। अगर यह युद्ध लंबा खींचा तो मोदी जी ने भी कह दिया है कि कोरोना जैसे संकट के लिए तैयार रहो, आंधी पानी दोस्त। सोचिए अगर पेट्रोल डीजल 150 पार हो जाए और सिलेंडर 2000, ट्रक का किराया बढ़ जाए, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़े, नौकरियां खत्म हो, और उसी के साथ आपकी रोटी महंगी हो जाए, तो क्या होगा? कम से कम इसका कैलकुलेशन तो होना ही चाहिए। भारत अपनी जरूरत का करीब 90% तेल आयात करता है, उसमें से 60% स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर आता है, जो अभी ईरान ने बंद कर रखा है। एलपीजी करीब 60% आयात करता है, और उसका 90% मिडल ईस्ट यानी हॉर्मुज रूट से होकर आता है। तो कुल मिला जुला कर बात यह है कि भारत अगर अल्टरनेट तलाश भी लेता है, डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ा भी देता है, तो भी भारत में कम से कम 25-30% तक एलपीजी की कमी रहने ही वाली है, जिसका असर हमको झेलना होगा। मतलब लॉन्ग टर्म युद्ध की स्थिति में एलपीजी संकट और गहराने वाला है, और पेट्रोलियम के प्राइस आसमान छूने वाले हैं। अभी चूंकि भारत सरकार और राज्य सरकारें मिलकर पेट्रोलियम पर एक्साइज ड्यूटी और टैक्सेस इतना ज्यादा लगाते हैं कि उसमें कटौती करके प्राइस स्थिर रख रखा है पेट्रोलियम का। मतलब पेट्रोलियम का प्राइस हम जितना पे करते हैं अपने जेब से, उसका 50 से 55% खाली टैक्स देते हैं। इतना टैक्सेस है पेट्रोलियम पर भारत में, तो उसमें कटौती करके प्राइस तो अभी स्थिर है, लेकिन लंबे समय तक ये भी नहीं झेल पाएंगे, क्योंकि अदर सोर्सेस से जो पेट्रोलियम आएंगे, फ्रीट कॉस्ट की वजह से उसकी प्राइस करीब 30% तक महंगा होने वाला है। और ये स्थिति बनी तो मोदी जी ठीक ही बोल रहे हैं, कमर कस लीजिए, क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे, सिलेंडर भी महंगा होगा, सरकार पर भारी खर्च बढ़ेगा, इम्पोर्ट बिल महंगा होगा, रेवेन्यू अनस्टेबल होगा, सरकार कर्ज लेगी, ब्याज दरें बढ़ेंगी, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ धीमी होगी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगा तो खाने पीने की चीजें भी महंगी होंगी, किराया बढ़ेगा, फर्टिलाइजर का सप्लाई चेन प्रभावित होगा तो कृषि भी महंगा होगा, प्रोसेस्ड फूड महंगे होंगे, रेस्टोरेंट की थाली महंगी होगी, बिजली बिल बढ़ेगा, छोटे उद्यम खत्म होंगे, एमएसएमई में जॉब खत्म होगा, मजदूर प्रभावित होंगे, और बताया मान जाएं, मतलब पूरा का पूरा इकोसिस्टम हिल जाएगा, ब्लैक मार्केटिंग आसमान छुएंगे। तो ये असर हमको झेलने को मिल सकते हैं अगर युद्ध लंबा खींचा। अच्छा,
अच्छा, एक बात और, चाइना का भी यही हाल है, वो भी 75-80% तेल आयात करता है, तो क्या वहां भी इतना ही प्रभाव है? तो जवाब है नहीं, वहां कम प्रभाव है। कारण ये कि वहां का लीडरशिप महामानव के हाथ में नहीं है। वहां वालों को अमेरिका ब्लैकमेल नहीं करता। चीन अमेरिका के दबाव में रसिया या ईरान से तेल खरीदना कभी बंद नहीं किया, लेकिन हम तो अमेरिका के दबाव में चाबहार पोर्ट से अपना कंट्रोल भी छोड़ दिए 2000 करोड़ लगाकर। ये महामानव का लीडरशिप है। और इतना ही नहीं, भारत ईरान के नेवी को बुलाया था हिंद महासागर में युद्धाभ्यास के लिए, अमेरिका उसको उड़ा दिया, सैकड़ों लोग मरे। महामानव की हिम्मत नहीं हुई अमेरिका के खिलाफ सवाल खड़ा करने की। इंटरनेशनल फोरम पर भी छवि खराब कर रखा है। अभी युद्ध से जस्ट पहले साहब इजराइल गए हुए थे, उधर नाच गाना कर रहे थे, तब तक इधर युद्ध स्टार्ट कर दिया। मतलब अय्याशी तुम करो और भुगतान जनता करे। मैं तो सोच रहा था कि हम लोग मिलकर मोदी जी के लिए एक नोबेल प्राइज बनवाएं। वो स्कैंडिनेवियन कंट्री वाले बड़े बदमाश हैं, देंगे नहीं। ट्रम्पवा को नहीं दिया, ये काम भी हम ही लोग को करना पड़ेगा। वैसे किस क्षेत्र का देना उचित रहेगा, ये आप लोग बताइए, बाद में मैं संशोधन करूंगा।